हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच पुनः डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की विषय में बात हो गई है। और जितने चर्चित थे अधिवेशन समाचार पत्र लगभग सब समाप्त हो चुके हैं। आज कुछ पोर्शन उसी का भाग है जहां पर दिया गया है कि ये बहुत पूछा जाता है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो साहित्य लिखा गया था, स्वाधीनता आंदोलन के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है, जब ये छिड़ चुका था, उससे आपने देखा होगा कि हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसको भी पूरा करवा दें कंप्लीट, और इसके बाद पेपर सॉल्व करवाते हैं। और जो शेष मॉडर्न का भाग बचेगा वो कल समाप्त कराने के बाद हम लोग मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे। कि मध्यकालीन भारत में यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से कल हम लोग शुरुआत करेंगे 712 से। यानी कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, कैसे महमूद गजनवी आता है, कैसे मोहम्मद गौरी, और इसके बाद कुतुबुद्दीन जब ऐबक आता है तो वास्तव में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। और उस समय दिल्ली सल्तनत काल का शुभारंभ होता है। तो उसके विषय में विधिवत हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग इसको देखते हैं और इसके शेष प्रश्न भी अभी हम कराएंगे। और इसके बाद कल थोड़ा सा बचेगा, कल समाप्त करने के बाद हम लोग मध्यकालीन में चलते हैं। तो आओ हम चर्चा करते हैं। देखिए कि दिया है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान साहित्य। तो महात्मा गांधी ने जो था माई एक्ट विथ ट्रुथ, पहली पुस्तक ये थी। और दूसरी उनकी कौन थी? इंडियन होम रूल थी। और तीसरी माई अर्ली लाइफ और मेरी आत्मकथा, और माई चाइल्डहुड हिंद स्वराज, ये किताबें इनकी स्वाधीनता के समय लिखी गई थी। ठीक है। और इसके बाद गांधी जी ने वास्तव में पर जो भारत में मतलब इन्होंने जो कार्य किया स्वतंत्रता के लिए, जितनी तारीफ की जाए कम है। गांधी जी ने यहाँ तो कार्य किया ही, वास्तव में देखा जाए 1893 में जब ये गए कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ भारतीयों के उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, जिसको इन्होंने पुनः शुरुआत की। और वहाँ का जो था अब्दुल्ला खां एक व्यापारी था। तो वास्तव में गांधी जी की जितनी भी भूमिका है बहुत सराहनीय है। 1893 में जाते हैं और 1900 कहा जाए कि 1915 में वापस आते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ याद रखना। तो गांधी की ये किताबें याद रखना, ये किताबें निश्चित आती हैं ये याद। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, तो ये हैं पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं। हिज फादर टू हिज डॉटर, मेरी आत्मकथा, और ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, आ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये इनकी किताबें हैं। और ये किताबें बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना। इसके बाद B.R. अम्बेडकर जो हैं, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द रीडल्स ऑफ हिंदुइज्म, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, ये इनकी किताबें याद रखना, बहुत पूछी जाती हैं। B.R. अम्बेडकर को आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि वास्तव में संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि संविधान इनके द्वारा लिखा गया था। और B.R. अम्बेडकर ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और कहा जाए सुभाष चंद्र बोस के विषय में सभी लोग जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस एक महान व्यक्ति, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कई क्रांतियां की। और कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ICS परीक्षा भी त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है,
आईसीएस परीक्षा से त्याग पत्र दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और कहा जाए सुभाष चंद्र बोस यानी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ये भी याद रखना 1938-39 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष ही रहे। और इसके बाद यहाँ से ये कहाँ जाते हैं, जापान, जर्मनी, सिंगापुर। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ से गांधी जी को हे राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं, यानी कि राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने वास्तव में उस समय आईसीएस परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया था, याद रखना। इनकी किताबें देख लो, ये बहुत पूछी जाती हैं। इंडियन स्ट्रगल इन इंडियन पॉलीग्राम। फिर इसके बाद इनकी ये किताब ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, ये इंडियन स्ट्रगल वाली, ये बहुत किताब पूछी गई है। और इनका उड़ीसा कटक में जन्म हुआ था, ये भी याद रखना। बरिंद घोष इनके भाई थे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एनी बेसेंट वास्तव में ये आयरलैंड की महिला थी और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की और 1893 में भारत आई थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, यानी कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली थी, बनी। और इसके बाद कहा जाए कि एनी बेसेंट ने यानी कि यहाँ भारत की स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दिया था। तो एनी बेसेंट की जो पुस्तकें हैं, आत्महत्या, हाउ इंडिया फाट द फॉर फ्रीडम, ये इनकी है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें सभी लोग जानते होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, वास्तव में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले 1913 में गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार पाया था। किस पर? तो गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, यानी कि सबसे पहले अगर भारत में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इन्हें मिला था। कायम मिला था तो साहित्य में मिला था। और एक बार PCSIS में क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्रकला कब सीखी, तो 70 वर्ष की अवस्था में इन्होंने चित्रकला भी सीख ली थी और बहुत अच्छे पारंगत हो गए। इन्होंने किताबें कौन सी लिखी हैं? गार्डनर है, गोरा है, कोड डांसरर है, गीतांजलि है, इसी पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चित्रा है, हंगरी है, स्टोन्स है, क्रिसेंट्स मून है। और कहा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि इन्हीं के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, कहा जाए सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने आईसीएस परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था, याद रखना। और भारत के पहले व्यक्ति जो आईसीएस बनने वाले थे, ठीक, बने। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको भी जान लीजिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने आनंद मठ, कपाल कुंडला और मृणालिनी, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदनी, देवी चौधरानी, यानी कि देवी चौधरानी जो 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनके विषय में भी इन्होंने जिक्र किया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने आनंद मठ में अपना यानी कि वंदे मातरम गीत भी इन्होंने लिखा है। तो इनका याद रखना कि 1896 में इनका गीत भी वंदे मातरम गाया गया था। लाला लाजपत राय, वास्तव में लाला लाजपत राय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और कहा जाए लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। और लाला लाजपत राय यानी कि इन्होंने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी थी और कांग्रेस के 1920 में ये अध्यक्ष बने थे। और ये कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ये भी याद रखना। और इन्हीं के समय असहयोग आंदोलन यानी कि शुरुआत हुई। अबुल कलाम आज़ाद, कहा जाए अबुल कलाम आज़ाद यानी कि इन्होंने गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम और वसरीहत ए आज़ाद, ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी। और कहा जाए सबसे कम आयु के ये अध्यक्ष बने थे और एक बार तो 1940 बने और 45 तक यानी कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने। कहा जाए अबुल कलाम आज़ाद ये पहले ऐसे व्यक्ति जो सबसे कम आयु के उस समय अध्यक्ष बने, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, वास्तव में राजेंद्र प्रसाद के विषय में सभी लोग जानते होंगे कि पहले भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी थी
इंडिया डिवाइडेड बहुत पूछी जाती है, तो इसको याद रखना। मैच करने माता कभी सिंगल पूछ दिया तो ये याद रखना। अरविंद घोष, वास्तव में अरविंद घोष इन्होंने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी और कहा जाए कि ये सुभाष चंद्र बोस के भाई थे। सरोजिनी नायडू, इन्होंने सॉन्ग ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग, इन्होंने ये सरोजिनी नायडू ने किताब लिखी। कहा जाए सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपने निजी खर्चे से किसके साथ गई, गांधी जी के साथ, तो ये भी याद रखना। और कहा जाए ये उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल नहीं, पूरे भारत की पहली राज्यपाल कही जाती हैं। और यह भी याद रखना कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली सरोजिनी नायडू थी। अगला सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि सी राजगोपालाचारी नेशंस वाइज और रिकॉन्सिलिएशन, गोल्डन थ्रेशोल्ड्स और टाइम्स, ये इन्होंने लिखी। और कहा जाए कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, तो इन्हीं ने लिखी है, तो ये भी याद रखना, ये भी पुस्तक बहुत पूछी जाती है। फिर डॉक्टर राधा कृष्णन, वास्तव में राधा कृष्णन के विषय में सभी लोग जानते होंगे कि राधा कृष्णन एक महान व्यक्ति जिन्होंने रिलीजन ऑफ कल्चर, इंडियन फिलॉसफी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ रिलीजन, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, तो इनके विषय में याद रखना राधा कृष्णन। और कहा जाए कि इन्हें शांति, यानी कि कहा जाए कि शांति के लिए, और एक चीज़ और याद रखना, भारत रत्न इनको मिला था। और कहा जाए कि वास्तव में इन्होंने अपना जो जन्मदिन था वो किस रूप में मनाया था, आप लोगों को हम बता चुके हैं, तो ये भी याद रखना। मोतीलाल नेहरू, और ये मोतीलाल नेहरू जब आते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द वॉइस ऑफ फ्रीडम। तो मोतीलाल नेहरू के विषय में आपको पहले भी बताया था मैंने कि मोतीलाल नेहरू वास्तव में जवाहरलाल नेहरू जब इनके बेटे थे तो गांधी जी को, जब मोतीलाल की मृत्यु होती है तो गांधी को इन्होंने अपना बेटा सौंपा था और कहा था आज से आप ही इसके यानी कि करता धरता रहेंगे, आप ही इसका केयर करेंगे। वास्तव में ऐसी बातें जब कहीं तो गांधी जी ने भी इनका पूरा ख्याल रखा था। तो मोतीलाल नेहरू की बातों को, यानी कि कहा जाए उस समय मोतीलाल नेहरू ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो मोतीलाल नेहरू वास्तव में जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और नेहरू परिवार ने क्योंकि काफ़ी कुछ भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और किया भी। और कहा जाए कि CR दास और मोतीलाल नेहरू जब असहयोग आंदोलन में रुष्ट हुए हैं तब इन्होंने अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। CR दास ने स्वराज पार्टी बनाई तो उसके वो अध्यक्ष बन गए और इनको सचिव बनाया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। लाला लाजपत राय, इनकी ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, बहुत पूछी जाती है। और सचेंद्र सन्याल, इन्होंने बंदी जीवन, कई बार पुस्तक ये पूछी गई है, सभी एग्जामों में आ चुकी है, तो इसको भी याद रखना। और कुछ और, मोहम्मद इकबाल, बंग दर्रा, किसकी पुस्तक है, मोहम्मद इकबाल। इन्होंने नारा दिया था, क्या था, इंकलाब। इंकलाब नारा नहीं था, इंकलाब शब्द लिखा था, लेकिन नारा के रूप में किसने प्रयोग किया था, तो भगत सिंह ने। इंकलाब शब्द लिखा था, ये तो शब्द लिखा था, लेकिन इसे नारे के रूप में अगर पूछा जाए किसने प्रयोग किया तो भगत सिंह को याद रखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कहीं गलत मत करना इसको। बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने मेमोरीज ऑफ माई लाइफ टाइम, मिसेज बेसेंट एंड साइकोलॉजिकल स्टडी, ये इन्होंने लिखी है। इसके बाद वेलेंटाइन्स रोल, इंडिया और इंडिया अनरेस्ट लिखी है। पट्टाभ सीतारमैया, कांग्रेस का इतिहास, देखो कांग्रेस के इतिहास पट्टाभ सीतारमैया ने, अभी मैंने बताया था।
राम प्रसाद बिस्मिल आत्मकथा, अपनी आत्मकथा लिखी दामोदर हरि चापेकर, ठीक है। फिर शौकत उस्मानी पेशावर टू मॉस्को, ये बहुत पुस्तक पूछी जाती है। अहमद खान ने असबाक बगावत ए हिंद 1857, ये अहमद खान है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है, अब इसके विषय में शिष्टमंडल वर्ष और देश और गवर्नर किसके समय भेजा गया। तो जैसे क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल 1787 में नेपाल में भेजा गया कर्नवालिस के समय। मेलकम शिष्टमंडल 1797 ईरान में वेलेजली के समय। एलिफिस्टन शिष्टमंडल 1808 में काबुल में मिंटो के समय एलिफिस्टन शिष्टमंडल भेजा गया था। और मेलकम शिष्टमंडल, देखो ध्यान देना, मेलकम है, एलिफिस्टन है और डेविड है, यानी कि ये चीज याद रखना, ये तीनों शिष्टमंडल किसके समय भेजे गए, तो मिंटो के समय भेजे गए। तो ये काबुल गया, फिर इसके ईरान और सिंध ये शिष्टमंडल गए, बहुत पूछा जाता। रॉबर्ट्स शिष्टमंडल ये 1892 डाउन था, गवर्नर था, लेस डाउन था। हेनरी डूरंड शिष्टमंडल 1893 काबुल लेस डाउन, तो ये यानी डूरंड रेखा भी उसी समय खींची गई थी। यंग हस्बैंड शिष्टमंडल 1903 में तिब्बत, ये कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, तो ये भी याद रखना, बहुत पूछा गया। इसके बाद यंग हस्बैंड शिष्टमंडल तिब्बत कर्जन समय हो गया। डेन शिष्टमंडल यह भी 1904 में काबुल में कर्जन समय, इसी समय रेलवे बोर्ड का गठन भी हुआ था, यानी कि कहा जाए कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ 1904 में, याद रखना, बहुत पूछा जाता। डॉक्टर अंसारी मिशन चिकित्सालय चिकित्सा 1912 में तुर्की में, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, इसी समय राजधानी भी ट्रांसफर हुई थी, यह भी याद रखना। डॉक्टर चिकित्सालय 1938 में चीन में, ये लॉर्ड लिथंगो था, कौन था, लॉर्ड लिथंगो, तो इसके विषय में याद रखना। और कुछ चीज और है महत्वपूर्ण, उसको भी देख लें, जो सभी लोग जान ही रहे होंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज के विषय में सभी लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो था। और कहा जाए भारतीय ध्वज का विकास जो है, ये भी याद रखना, भारतीय ध्वज के विकास में लिखित साक्ष्य 1906 में मिलता है। श्री एस बनर्जी ने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में एक झंडा फहराया था, ठीक है, जिसमें 3 पट्टियां लाल रंग की। इस झंडे का 8 सफेद कमल के फूल और सूर्य का चिन्ह, चंद्रमा का भी तारा था, वंदे मातरम शब्द अंकित है, ठीक है। भारत की विख्यात महिला क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की मां कही जाती हैं, रंगीन क्रांतिकारी महिला भी कहते हैं। 1907 में सबसे पहले पेरिस में अपना झंडा फहराया था। पेरिस के स्टुटगार्ड में समाजवादी सम्मेलन में एक भारतीय झंडा फहराया था, जो बिल्कुल अपने जैसा था, जैसा यहाँ का झंडा का कलर। तो कहा जाता है, याद रखना, इस झंडे में ये कलर कई बार पूछा भी गया है। फर्क बस इतना था कि इसमें एक कमल का फूल और 7 तारे थे। 1916 में एनी बेसेंट ने होम लीग की स्थापना की और झंडा फहराया, जिसमें 5 लाल तथा 4 हरी पट्टियां थी और 7 तारे थे झंडे के। में एक छोटा सा यूनियन जैक झंडा था, तो यह भी चीज याद रखना, पूछा गया है। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने कब चालू किया था, तो सितंबर 1916, यानी कि 5 सितंबर 1916। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने एक झंडा फहराया 1921 में बनाया था, जिसमें सफेद था, हरा था और लाल रंग की पट्टियां बनी हुई थी, जबकि बीच में चरखे का चिन्ह था, याद रखना। 1931 में प्रस्तावित कांग्रेस झंडे का रंग केवल था, जबकि बीच में चरखा बना था, तो ये चीज याद रखना। तो झंडे का कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रयोग किया है, ठीक है। इसी झंडे में थोड़ा संशोधन कर कांग्रेस ने अगस्त 1931 को एक झंडा अपनाया, जिसमें भगवा, हरा, सफेद रंग और 3 पट्टियां थी, बीच में चरखा अंकित था। और कहा जाए
कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान में झंडे को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया। अब देखो यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। अब इसमें क्या है कि हमारा केसरिया है, सफ़ेद है और हरे रंग की पट्टियां हैं और बीच में नीले रंग का क्या है, चक्र है होता है, जिसमें 24 तीलियां हैं। ये चक्र मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया, सभी लोग जान रहे हैं। और जो कि धर्म चक्र यानी कि भारत के प्रगति का क्या है, प्रतीक है। इस झंडे की लंबाई चौड़ाई बहुत पूछी जाती है, 3:2। तो लंबाई चौड़ाई की बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और भारतीय ध्वज यानी कि वंदना, झंडा ऊंचा रहे हमारा प्यारा, ये गीत भी गाया था किसने, श्यामलाल गुप्ता ने गाया था। ये चीज़ याद रखना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये गीत श्यामलाल गुप्त, कई बार पूछा भी गया है। और राजकीय चिन्ह सभी को मालूम ही है कि राजकीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। ये स्तंभ आज भी सारनाथ में है। सारनाथ यानी कि बनारस में है। कहाँ है, वाराणसी में है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो दूसरी चीज, इस चिन्ह को भारत सरकार ने कब लिया है, ये डेट पूछी जाए तो 26 जनवरी 1950 को अपना लिया था। फिर मुंडकोपनिषद का सूत्र क्या था, सत्यमेव जयते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सत्य पे चलता है तो निश्चित है कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन ये सत्य है कि उसे विजय मिलती है। तो ये चीज याद रखना, अर्थात सत्य की विजय होती है। देवनागरी लिपि के चिन्ह भी फलक अंकित हैं। राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था पहली बार, और इसे बाद में अपना लिया गया, और ये 52 सेकंड का है, ठीक है। सर्वप्रथम इस गीत को 1911 कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, यह भी याद रखना। तो इसको टैगोर की पत्रिका जो थी तत्वबोधिनी में सन 1912 में प्रकाशित किया गया था, जबकि संविधान सभा ने से 24 जनवरी 1950 को इस गीत को क्या किया, राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। तो राष्ट्रीय गीत के रूप में किसे अपनाया गया, तो जनगण मन अधिनायक जय, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो राष्ट्रीय गीत भारत का वंदे मातरम, ये भी याद रखना, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में से लिया गया। सर्वप्रथम ने अभी बताया था, कांग्रेस का अधिवेशन जब कलकत्ता में हो रहा तब इसको पहली बार गाया गया था। 26 जनवरी 1950 में से राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया। तो ये चीज़ याद रखना। अगला, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को इसको अपना लिया गया। तो कुल मिला के आज के ये याद रखना, ये पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, 100%। तो जो पोर्शन ये है आपको आज बता दिया मैंने महत्वपूर्ण। कल थोड़ा बहुत से जो बचेगा मॉडर्न समाप्त करके और हम लोग मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैंने आधुनिक भारत सभी लोगों की सहमत से कि भाई पहले आधुनिक भारत पढ़ा दिया जाए, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पीएस हो, चाहे IAS हो या अन्य वनडे एग्जाम। तो मैंने अपना पोर्शन मध्यकालीन से ना आधुनिक काल से हमने शुरुआत किया। अब हम लोग चलेंगे कल मध्यकालीन में, यानी कि पहले हमें कुछ पोर्शन इसका बचा है, उसे पूरा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर महमूद गजनवी पढ़ाएंगे, मोहम्मद गौरी पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। और विधिवत कल जब हम समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इतिहास। और वास्तव में इतिहास का जो भाग है सभी परीक्षाओं में बहुत बड़ा भाग होता है और कहा जाए सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अभी पुनः